जय हिंद सभी लोगों को। तो आज लेकर आ चुके हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक चंद्रयान 3 के विषय में, क्योंकि चंद्रयान 3 हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि 14 अप्रैल के दिन लॉन्च हुआ। तो आज जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रयान 3 जो है कैसे वर्क करेगा, यानी चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका काम क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, वो सारे कुछ जानेंगे। चंद्रमा को कैसे दिखलाएगा, हम लोग को कैसे दिख पाएंगे, चंद्रमा का साउथ पोल कैसा है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर चंद्रयान 3 का मिशन क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सब कुछ जानेंगे मात्र एक वीडियो के अंदर, कंप्लीटली पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। कंपिटिटिव एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स इससे उठने वाले होंगे उसको भी जानने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो मेरे प्यारे चंद्रयान 3 देख लीजिए, चंद्रयान 3 की विशेषता क्या है। सबसे पहले चीज की चंद्रयान 3 का क्वालिटी क्या है। तो चंद्रयान 3 का वेट कितना है, वजन कितना है, 3921 केजी यानी 3921 केजी इसका वजन है। और इसे छोड़ा कहां से गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च कहां से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसको क्या किया है, प्रक्षेपित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करता है, तो यदि अगर चंद्रयान 3 जो हमारा है हमारे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी आसानी से अगर उतर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बन जाएगा मेरे प्यारे, तो चौथा नंबर पे आ जाएगा। कौन सा, चौथा देश बन जाएगा। आगे समझते हैं कि आखिर वर्क कैसे करता है इन सब चीजों के बारे में। तो मेरे प्यारे ध्यान से समझिएगा, इसको जो लॉन्च किया गया है, इसको जो चंद्रयान हमारा है, देख लीजिए चंद्रयान है, ये चंद्रयान 3 का जो पार्ट है उसको कौन ऊपर ले गया, चंद्रमा पर कौन पहुंचाया है, तो उसको पहुंचाया है एलवीएम। एलवीएम क्या है, लॉन्च व्हीकल्स मशीन, यानी लॉन्च व्हीकल्स मशीन। ये क्या है मेरे प्यारे, ये है बाहुबली रॉकेट, इसका नाम है बाहुबली रॉकेट, या इसको हम लोग जीएसएलवी MK3 भी कहते हैं। इसी का नाम जीएसएलवी MK3 भी है, एलवीएम 3 के भी नाम से इसको जानते हैं, या इसे बाहुबली रॉकेट के भी नाम से जानते हैं। जियो रे बाहुबली, गली गली तेरी राह चली। तो पूरा भारत आज देख रहे हैं ना, इस बाहुबली का लोहा मान रहा है। और हम लोग को बहुत खुशी है कि चंद्रयान 3 हम लोग का लॉन्च हुआ है, और आशा करते हैं कि वो सक्सेसफुली होगा। देखिए इसी एलवीएम के द्वारा चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था, इसी एलवीएम के द्वारा चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ यूके में स्थित वेनकेव के 36 ब्रॉड बेड उपग्रह को भी इसी एलवीएम के द्वारा छोड़ा गया था। और उसके बाद चंद्रयान 3 को भी एलवीएम के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ अब अगला जो मिशन होने वाला है उसका नाम होगा गगनयान, उसका नाम होगा गगनयान। और इसमें मानव को छोड़ा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर, मानव भी अंतरिक्ष के अंदर जा सकता है। तो यहां पे थोड़ी सी बात समझने का यहां पे हम प्रयास करेंगे मेरे प्यारे। देखिए यहां पे देख लीजिए, ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का एलवीएम, ये है हम लोग का चंद्रयान 3, ठीक है, ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 वर्क कैसा करेगा, आप देख रहे हो इतना बड़ा सा फिगर, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो के अंदर, क्या इतना बड़ा फिगर ये सही है, चंद्रयान 3 है। देखो मेरे प्यारे, ये एलवीएम है, ठीक है ना, इसमें क्या लगे हुए हैं, ये 2 पार्ट लगे हुए हैं सॉलिड फॉर्म में, ये फ्यूल है, ईंधन इसमें भरे हुए हैं, इसमें ईंधन भरे हुए हैं। ये जो 2 किनारे पे आपको दिख रहे हैं ये सॉलिड फॉर्म में ईंधन है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये लिक्विड फॉर्म में ईंधन है। और ये जो है ना क्रायोजेनिक अपर स्टेज के अंदर ये भी एक ईंधन है। इसमें मूल क्या है, तो चंद्रयान 3 क्या है मेरे प्यारे, ये है चंद्रयान 3, यही को हम लोग ले जाकर के लैंड कराएंगे। यानी समझिए क्या है, ये दोनों में जो है ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट में रॉकेट बॉडी के किनारे पर दो H2O बूस्टर पिट्टियों के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइडाइन ये चीज है, ठीक है ना, एक ठोस ईंधन के रूप में इसमें डाले गए हैं, ठोस ईंधन के रूप में, जो 205 टन का वेट लेकर के उड़ सकता है, 205 टन का वेट उड़ सकता है। इतने ज्यादा ताकतवर इंजन को यहाँ पे फ्यूल इसके यूज किए गए हैं। साथ ही साथ दूसरा देखिए लिक्विड कोर बूस्टर है, ठीक है, ये भी ईंधन है, ये जो है इसमें ईंधन भरा हुआ है। इसमें क्या भरा है, इसमें नाइट्रोजन, टाइट्रोऑक्साइड और अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन भरा हुआ है, जो कि एक ईंधन के रूप में जलने का काम करेगा, ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ ये इसके पास 110 चरण है, जो 115 टन का वेट लेकर उड़ सकता है। साथ ही साथ जो ऊपरी परत है ये क्या है मेरे प्यारे, ये क्रायोजेनिक है, ये याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन। इसमें द्रवित ऑक्सीजन
के साथ साथ द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग करता है। CE-20 ये 28 टन का वेट लेकर उड़ सकता है। क्रायोजेनिक इंजन का एक क्वालिटी होता है कि ये -120 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी काम करता है, इसलिए इसको सबसे ऊपर लगाया जाता है। सबसे पहले जब आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान जब उड़ा था तो एकरे में ले आग फेंकेला, एकरे में से धुआं फेंक देगा, और इससे धुआं फेंकेगा तो ऊपर प्रेशर के साथ ऊपर उड़ेगा, क्योंकि हमारा धरती होता है और धरती में ग्रेविटी जो होता है अधिक होता है, तो ग्रेविटी अधिक होगा तो इसलिए ठोस ईंधन का उपयोग किया जाएगा ताकि ज्यादा ताकत के साथ चंद्रयान ऊपर उड़ेगा, ठीक है ना। जब ये ईंधन खत्म हो जाएंगे तो शुरू होगा लिक्विड स्टेज, लिक्विड चलेगा, और सबसे ऊपर जब चल जाएगा तो हमारा टेंपरेचर जब काफी लो हो जाएगा तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर जो ईंधन है वो काम करेंगे और वो अंतरिक्ष में ले जाने का काम करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को बात पूरा समझ में आ रहा होगा कि आखिर उड़ता कैसे है। समझिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव हो वो कैसा है। अगर इस पर चर्चा करें कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कैसा है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र ऐसा क्रेटर है, इस मायने में अद्वितीय है कि लगभग निरंतर सूर्य की रोशनी उनके आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे क्रेटर ठंडे जाल में है, इनमें प्रारंभिक सौर मंडल संबंधित हाइड्रोजन, पानी, बर्फ और अन्य वाष्पशील पदार्थ हैं, जीवाश्म रिकॉर्ड होते हैं। यानी जो चंद्रमा का दक्षिणी इलाका है, ये चंद्रमा का जो साउथ पोल है, साउथ पोल जो हमारा चंद्रमा का है, यहां पे हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में द्रवीभूत फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ का टेंपरेचर लगभग -166 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बर्फ के पहाड़ भी मिल सकते हैं। जहां हमारा जा रहा है चंद्रयान 3, वहां बर्फ के पहाड़ भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा पार्ट भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है, पानी का बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे मिलता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी तो जा रहा है, पता लगागा, फिर जानेंगे दुनिया में कि चंद्रमा पे क्या क्या चीज है, सारी चीज जानेंगे। एक्साइटेड तो हम लोग भी हैं कि यार चलो ना यार, चंद्रयान 3 जाए तो फिर क्या मिलेगा, हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे जो आपका साउथ पोल है, वहां पे सिल्वर जैसे एलिमेंट, अमोनिया जैसे, पारा जैसे, सोडियम मरकरी जैसे एलिमेंट वहां पाए जाने की आशंका है, ये भी वहां पे प्राप्त हो सकते हैं। ये सारी चीज यहां पे हो सकते हैं। तो ये बात समझ रहे हैं आप लोग कि साउथ पोल उसका कैसा है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ देखिए, अगर हम चंद्रयान 2 की बात करेंगे, तो चंद्रयान 2 में देखे थे हम लोग क्या गया था। चंद्रयान 3 में 3 पार्ट थे, 3 सेगमेंट थे। एक था ऑर्बिट, एक था लैंडर, एक था रोवर। लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, रोवर का नाम था प्रज्ञान, ठीक है ना। ये भी बात याद रखिएगा, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। वैसे ही चंद्रयान 3 में भी सेम नाम है, लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम भी प्रज्ञान रखा गया। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों में नाम सेम है। लेकिन यहां पे समझिएगा, ऑर्बिट आज भी चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, यानी चंद्रमा पर घूम रहा है, और उसका संपर्क हमारे इसरो से बहुत अच्छे तरीके से है। याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, यहां पे समझने वाली चीज बहुत प्यारा है मेरे प्यारे, कि लैंडर जो है, विक्रम जो है, ये हम लोग जब ये चंद्रयान 2 जब हमारे चंद्रमा पर जाने वाला था, उससे 2.1 किलोमीटर पहले सब कुछ सही चल रहा था। मात्र 2.1 किलोमीटर पहले इसका संपर्क, हमारे चंद्रयान 2 का संपर्क हमारे इसरो से टूट गया था, और 20 दिन के बाद देखा गया था कि ये जो हमारे विक्रम थे और प्रज्ञान जो लैंडर थे, वो जमीन पर ऐसे मतलब फैले हुए थे, उसका कुछ था ही नहीं। लेकिन ऑर्बिट उस समय भी घूम रहा था। ऑर्बिट हमारा आज भी काम कर रहा है, वो चंद्रमा पर हमारा ऑर्बिट आज भी घूम रहा है। हमारा जो कक्षा है ये चंद्रमा पर चंद्रयान 2 का, वो आज भी वर्क कर रहा है। इसलिए इस बार हम लोगों ने इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिट नहीं भेजे हैं। हम लोग सिर्फ लैंडर और क्या भेज दिए, यहाँ पे रोवर भेज दिए थे। लैंडर भेजे हैं, यहाँ पे लैंडर भेजा गया है और यहाँ रोवर भेजा गया है। यहाँ पर रोवर और लैंडर भेजे गए हैं, क्योंकि ऑर्बिट तो पहले से वर्क कर रहा है। शायद इसलिए इसका बजट भी इस बार कम है। ये मात्र 615 या 610 करोड़ के अंदर इसको बना दिया गया। सबसे बड़ी चीज समझिए कि एक फिल्म आता है आदि पुरुष, जो 700 करोड़ में बनता है। ये चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाता है 610 करोड़ में। देख लीजिए कितना प्यारा सा चीज है। इसको बनाओ ना यार, हम लोग को डेवलप करो ना, ये कितना सा प्यारा बात है। देखिए वर्क कैसे करेगा, जाएगा वहां पे हमारा लैंडर, ठीक है ना। जो लैंडर चंद्रयान 3 से लैंडर जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, वहां पे सिलेंडर कर जाएगा, नहीं वहां पे उतर जाएगा। उतरने के बाद क्या होगा कि यह खुलेगा और यहां से हमारा रोवर निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए कनेक्शन कैसे रहेंगे। हमारा जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट है,
उससे उससे कनेक्ट होगा हमारा लैंडर, उससे कनेक्ट होगा लैंडर। और हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिट से पहले से इसरो जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्ट होगा हमारा लैंडर। और लैंडर, ये जो आपका रोवर है, रोवर में भी नेटवर्किंग सिस्टम है, ये कनेक्ट होगा लैंडर से, लैंडर कनेक्ट होगा ऑर्बिट से, ऑर्बिट कनेक्ट होगा हमारे इसरो में। ऐसे बड़े बड़े देख लीजिए नेटवर्क के लिए ऐसे एंटीना लगाए हुए हैं। ये एंटीना नहीं मेरे प्यारे, इसका नाम है आईडीएसएन। आईडीएसएन मतलब इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, यानी अंतरिक्ष के नेटवर्क को यहां पर हम लोग देख पाएंगे। यानी समझ रहे हैं आप लोग, ये कनेक्ट होगा इससे, ये कनेक्ट होगा ऑर्बिट से, ऑर्बिट कनेक्ट होगा हमारे अर्थ से। हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको देख पाएंगे। और यहां पे समझने की चीज है कि इसके अंदर बहुत सारे नेविगेशन लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं। ये घूम घूम करके देख रहे हैं, चक्का लगा हुआ है यहाँ पे, देखो चक्का लगा हुआ है, देखो लो ऐसे घूम घूम के फोटो ले लेके दिखाई हमने के, कितना मजा आई घूम घूम के। देखो जो चंद्रमा आयुषन बा सब देख पाएंगे यहाँ पर, ये चीजें यहाँ पे दिखाई गई है मेरे प्यारे। तो आप समझ पाए ना कि चंद्रमा पर जाएगा तो हमारा कैसे वर्क करेगा। इसके साथ ही साथ ये भी समझिए, यहां पे समझ रहे हैं कि 23-14 अगस्त चंद्रमा को सॉफ्ट लैंडिंग का दिन दिया गया है। 23-24 अगस्त को शायद चंद्रमा पर हमारा जो है चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। श्री सोमनाथ ने कहा है कि यदि प्रेक्षण 14 जुलाई को तो हो ही गया है, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगर हो जाता है तो अगस्त के लास्ट तक सॉफ्ट लैंडिंग किया जा सकता है। अगर उस दिन प्रक्षेपण होता है तो हम संभवतः अगस्त के आखिरी सप्ताह तक उतरने का प्रयास जरूर करेंगे। चंद्रमा पर सूर्योदय होने की तिथि जो होता है तय की जाती है, तब हम उतर रहे हैं। सूर्य की रोशनी आवश्यक होनी चाहिए, इसलिए लैंडिंग 23-24 अगस्त को होगी, ऐसा सोमनाथ जो हमारे इसरो के जो मेन चीफ हैं उन्होंने कहा। इसरो के चीफ कौन है? सोमनाथ जी इस बात को बतला चुके हैं, सोमनाथ जी इस बात को बतला चुके हैं। लेकिन मेरे प्यारे बड़ा सस्पेंस की बात यह है कि श्री सोमनाथ ने भी कहा कि 23-24 अगस्त की योजना के अनुसार अगर लैंडिंग नहीं होता है, अगर 23-24 अगस्त को अगर लैंडिंग नहीं होता है तो क्या होगा? तब क्या होगा? सितंबर में लैंडिंग होगा, सितंबर में लैंडिंग करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों भाई, क्या रीजन है? और 1 महीने का इंतजार करेंगे। क्यों भाई? लैंडर और रोवर सूर्य की रोशनी आने तक 14 दिनों तक चंद्रमा में रहेंगे, यानी सूर्य का जब तक वहां रोशनी नहीं पहुंचेगा तहां वहां पे लैंडिंग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ये भी बात याद रखना है। तो 14 दिनों तक वहां पे रुकना पड़ेगा। रुकेगा कैसे? जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो रोवर पर लगा हुआ एक छोटा सा पैनल रोशनी आने तक अगले 14 दिनों तक बैटरी को चार्ज करेगा। यानी लैंडर पे एक पैनल लगा हुआ है जो बैटरी को चार्ज करेगा और 14 दिन तक उसको रोक कर रखेगा। लेकिन इसमें यह भी बात बताई गई है, बिजली पैदा करेगा। वहां तापमान 0 से 40 डिग्री के नीचे चला जाता है। वहां का टेम्परेचर काफी लो है, दक्षिण ध्रुव का काफी -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ऐसे वातावरण में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित रहेंगे। यानी यह भी है कि उतना टेम्परेचर में जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षण किए गए, हमें लगा कि ऐसी कठोर परिस्थिति में भी जीवित रहेंगे। ऐसा जो बैटरी लगाया गया, जो पैनल लगाया गया है, परीक्षण करके लगाया गया है कि -40 डिग्री सेल्सियस में भी वो जीवित रह सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसे श्री सोमनाथ जो इसरो के एक महान साइंटिस्ट है, उनका स्टेटमेंट है। तो हम लोग अब इंतजार रहेगा हम लोग को 24-23 अगस्त की उस पारी को, जब हम चंद्रमा को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और फिर हम लोग इस स्पेस की दुनिया में भारत एक अपना फिर से झंडा गाड़ेगा। मेरे प्यारे, आशा करते हैं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आए होंगे तो लाइक कर देना है, आप लोग का अपना चैनल है। तो मेरे प्यारे फिर मिलते हैं इसी जज्बों के साथ, अपने देश के सम्मान के साथ। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।